बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद कर्ल साहब। नाज़रीन, वही हुआ जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में पक्का कोई ऐसा सरप्राइज़ है। जो प्लान सी की बात इमरान खान मुसलसल कर रहे थे, जो कि समझ में वक्तन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमने देखा कि उनके पास कोई मौसर और ठोस प्लानिंग मौजूद थी। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने बयानियों को भी मरने नहीं दिया और तमाम जमातों का झुकाव भी अपनी जानिब किया। इससे पहले हम बात कर रहे थे जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने के लिए कदम बढ़ाए, तो तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़ेह कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ तीन जमातों MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सॉफ्ट कार्नर छोड़ा तो छोड़ा तहरीक-ए-लब्बैक के लिए, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, जमात इस्लामी के लिए और दीगर जो गैर मकबूल जमातें उनके लिए भी सॉफ्ट कार्नर छोड़ा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम के आज उनके जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया और तमाम जमातों के साथ ज़्यादती हुई है। इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें रातों रात जो है सोते हुए को जगा दिया गया, उन्हें उठाया गया, बताया गया कि आप जीत चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं हैं और मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। अगर वो कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इंतखाबात जो हैं वो मेरिट पे हुए हैं, तो मौलाना फजल रहमान ने ये बात भी कोट की है। मौलाना फजल रहमान एकदम से एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुए, मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून का साथ कैसे छोड़ा, मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी से पीछे कैसे हट गए, PDM के सरबराह PDM 3 का पार्ट क्यों नहीं बने, इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। कल साहब, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साबका PDM के सरबराह इस PDM से भाग रहे हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला ये है कि वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और मौलाना फजल रहमान के बारे में जो लोग जानते हैं या जो उनको करीब से देखा है, हमने भी 3 दाइयों से साफत इसी जो है फील्ड में है, तो मौलाना साहब जो है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त जो उनके हम उम्र या उनसे बड़ी उम्र में भी जो सियासतदान है, कि जो उनसे ज़्यादा काया, समझदार, चलाक, इंटेलिजेंस और आने वाले हालात पर गहरी नज़र रखने वाले और ज़ीरक, संजीदा, मजहबी और सियासी जो कोई बसीरत रखने वाले जो शख्सियत हों, तो लिहाजा मौलाना साहब को हवाओं के रुख का भी पता होता है। और मौलाना साहब हमेशा अपनी जो अहमियत उनकी होती है, उनके पास सीट एक हो या उनके पास एक सीट भी ना हो, उनकी हमेशा अहमियत आपको पता है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर रही है और उसके रखने का अपनी अहमियत को उनको फ़न भी आता है। जब वो PDM के सरबराह थे, बावजूद के ना वो रुकने असम्बली थे सूबाई और ना वो रुकने कौमी असम्बली थे, लेकिन ना वो सेनेटर थे, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट्री जो पार्टियाँ हैं, जो वफाकी, सूबाई या सेनेट, उन सब के वो जो है लीडर के तौर पर एज ए PDM जो उन जमातों के यानी 9 मुंतखब जो शख्स है, वो उन मुंतखब और मुंतखब हुकूमतों की जो जमातें हैं उनके वो सरबराह थे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तो मामला ये है कि मौलाना साहब जो है अपने घर से भी उनको सीट जो उनको हाथ धोना पड़ा, डेरा इस्माइल खान वाली सीट आपको पता है कौमी असम्बली की, वो हार गए और वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जीत गए। कौमी की वैसे सूबाई की भी जीते और वज़ीर आला भी नामजद हो गए। फैसल करीम कुंडी भी उनके मुकाबले में थे पीपल्स पार्टी के। दूसरी जानब उन्होंने चूँकि पशीन में भी एक उनको पता था कि यहाँ से तो मेरी विकेट गिरेगी, तो इसलिए उन्होंने वो सेफ साइड पे वो भी कवर अप के लिए रखा था, तो वहाँ से वो कामयाब हो गए। इसके साथ उनकी चूँकि बलूचिस्तान में भी अब 11 सीटें आ गई हैं, जो कि पीपल्स पार्टी और नू के बराबर हैं और नून लीग से ज़्यादा हैं, और वहाँ भी वो हुकूमत बनाने के हवाले से वो हुकूमत अगर नहीं बनाएंगे कम अज़ कम, तो उनके बगैर हुकूमत बनती नज़र नहीं आती किसी और पार्टी की, तो लिहाजा वहाँ पे भी वो बारगेनिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है। कौमी में भी सीट मिल गई और खैबर पख्तूनख्वा से चले छोटी मोटी उनको जो हल्का फुल्का मामला जो है वो उनकी को ढोलकी जो है वो चली है वहाँ पे। अच्छा, अब मामला ये है कि जो मौलाना साहब है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें स्मार्ट मूव अपने तौर पर करने की कोशिश की कि हम वोट तो देंगे
यानी वो कहते हैं ना निकाह करेंगे लेकिन बच्चा पैदा नहीं करेंगे, तो वो उस टाइप की जो है ऐसा एक शादी है ये जो सियासी है। लेकिन हम जो है वाकई वजारतें नहीं लेंगे, हाँ बैठेंगे हुकूमती बेंचों पे और आईनी अहदे लेंगे, यानी सदर भी हम बनेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली भी हम बनेंगे, चेयरमैन सेनेट भी हम बनेंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत भी लेंगे, पंजाब की हुकूमत में भी यानी कि पीपल्स पार्टी सेफ जोन में खुद को रखना चीफ चाहती है। मिनिस्टर के तौर पर, यानी नई चीफ मिनिस्टर लेकिन डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पर हमारा सीनियर मिनिस्टर भी साथ होगा पैरेलल, और सिंध में हम अकेले इंजॉय करेंगे। तो अब इस तरह, और साथ है पार्लियामेंट्री जो कमेटियां, अभी नई जो चीज़ डेवलपमेंट आई है कि जो कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं उनकी चेयरमैनशिप और मेंबर्स वहां पे भी हिस्सा लेंगे और फंड्स भी लेंगे और इंजॉय भी करेंगे। और जब दिल चाहेगा किसी भी मामले के ऊपर, वो बिल बजट की बात हो या आप कोई आईनी तरमीम की बात हो, तो वहाँ पे इशारे आंख से तो पीटी अगर नहीं होगी, अपोजिशन में अगर होगी, या फजलुर रहमान साहब भी अगर आ जाते हैं अपोजिशन में, तो फिर तो नून लीग बेचारी तो फिर उनके बैसाखियों पे बिल्कुल आ गए ना, चल के घुटनों पे आ गए। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने देखा कि माहौल गर्म है, लोहा गर्म है, मैं क्यों ना चोट लगाऊं। सही है। उन्होंने अब जो ये दुबरी काम वारदात डाली है ना, अब उन्होंने बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो एक दुराए पे ला खड़ा कर दिया। सही है। उन्होंने कहा कि अगर तो ये जो मैंडेट मिला है, जो कि घपलों के बावजूद, फार्म 45, 47 के नताज में तब्दीली के बावजूद, सहूलतकारी के बावजूद, उसके बावजूद पीटीआई की अक्सरियत है अभी जो जारी आदादोशुमार नंबर है मौजूदा कौमी में भी, और इस तरह सूबाई पंजाब में तकरीबन बराबर है, और इस तरह सिंध में भी उसने सीटें चले नहीं ली, या KPK में तो 2-2.5 से भी ऊपर चले गए। तो अब उन्होंने एक दोराए पे ला खड़ा कर दिया। किस तरह की? उन्होंने कहा कि अगर तो ये मैंडेट और ये जो जीती हुई पार्टी है, तो इसका मतलब है आवाम की अक्सरियत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने जो 9 मई का बयानिया उसको दफन कर दिया। अगर ये इलेक्शन मेरिट पर और ये साफ और शफाफ हुए, सही है, अब ये बहुत लाजवाब करके रख दिए। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि जिसको मैंडेट मिला है, यानी इशारा उनका पीटीआई की हुकूमत की जानब है या उनकी सीटों की जानब है, उनको मैंडेट दिया जाए। तीसरा उन्होंने ये वार किया कि नवाज शरीफ साहब को इखलाकी तौर पर और शहबाज शरीफ को और नून लीग को मैं दावत देता हूं कि वो आके अपोजिशन में बैठें, क्योंकि जिसका मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। साथ उन्होंने कहा हम इन इंतजाज को मुस्तरद करते हैं। साथ उन्होंने कहा कि पेशावर से नून लीग का अफगानिस्तान का शहरी है उसको सूबाई सीट से जिता दिया गया। महमूद अचकजई के मुकाबले में जो बंदा दस्तबरदार हुआ था नून लीग का, उसको रात को सोते में 4वें-5वें नंबर पे था, उसको जगा के कहा कि आप जीत गए। उन्होंने साथ ये प्रेसिडेंट भी दे के तो सबको कटहरे में खड़ा कर दिया, इलेक्शन कमीशन को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, सबको। अच्छा, अब उसके साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो फजलुर रहमान साहब ने ये भी कहा है कि जो, यानी उनका तहरीक चलाने का भी उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है, और जो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन सही समझते हैं वो जाली मैंडेट के साथ अय्याशी करें वहां पे बैठकर, और जो समझते हैं धांधली हुई है, जो नताज को नहीं तस्लीम करते, वो हमारे साथ आ जाए और हम अपोजिशन में बैठे। अब मौलाना साहब ये सारी चीज़ें कर लें। उसके बाद जब मौलाना साहब से ये पूछा गया कि मौलाना साहब आप क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है नून लीग के या मखलूत या इत्यादियों के, क्या उनको वोट देंगे? तो उस पर उन्होंने आपको पता है कि वो बाल जो है वो स्विंग कराई, यानी उसको कोई जवाब या सवाल के बजाय आगे निकल गए वो। तो उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में बैठेंगे और हम उनको दावत दे रहे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ये सारा कुछ उन्होंने क्यों अचानक किया, और साथ उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो जो नून लीग की हुकूमत साजी में या जो हुकूमत अगर बनेगी तो उसको वोट नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठने की बात उन्होंने की है, लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा कि हम वोट उनको नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है उनके साथ भी वो उन्होंने फिलहाल तो ये कह रहे हैं नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक और बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, वो ये कहते हैं कि जो लोग उस वक्त हमारी बात नहीं सुन रहे थे, जब हम कह रहे थे कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। जब उनसे ये कहा गया क्या ये फैसला आपका हतमी है, क्या इसमें रद्दोबदल तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ये मजलिस आमला का फैसला। फैसले के अंदर फिर एक बीच में अवाम एम्बिग्विटी है कि वो हुकूमत साजी के लिए
वोट इस जो भी PDM प्लस हुकूमत को देंगे या नहीं देंगे, इसका जवाब भी आना बाकी है। दूसरी बात, लगता यह है कि ये सारी जो गेम की गई, एक तो वज़ीर आला वो बलूचिस्तान चाहेंगे, लेकिन वो तो शायद ना मिले उनको, क्योंकि एक वक्त में दो काम नहीं हो सकते। मौलाना साहब की नज़रें ईवान सदर पे है। मौलाना साहब ये सारी जो मूव चलाई है ना, इसका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि ईवान सदर जो है उसमें वो बैठे, और उसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़ के बैठ गई है। और मे भी नून लीग अपनी वजारत उज़्मा और अपनी पंजाब में वजारत आला के लिए ये कुर्बानी देकर सदर भी उनको बनाने के लिए तैयार हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सदर बनाने के लिए तैयार हो जाएगी तो फिर वो वजारत आला बलूचिस्तान भी मांगेगी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी पंगा डाल देगी कि अगर हमारी सदर की सीट के पे ऊपर भी उनको हम बिठा रहे हैं तो फिर बलूचिस्तान का वज़ीर आला तो हमारा होगा, इस पे भी नून लीग मान जाएगी। आप ये बात सुनते जाएं, यानी नून लीग बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के ऊपर भी मान जाएगी। नून लीग जो हुकूमत की ख्वाहिशमंद है पंजाब और वफाक में, बहुत ज़्यादा उसको जल्दी है, और वो ईवान सदर में मौलाना साहब को बिठाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, तकरीबन तैयार हैं। ये मैं आपको जो ज़राए से खबर दे रहा हूँ, सही है। लेकिन मौलाना साहब के पास मेरा ख्याल है गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी और कुछ बहुत सारे लोग गए, राब्ते भी किए हैं, लेकिन अभी वो नहीं मान रहे, अभी वो नहीं मान रहे। अब ये उनको मनाने में कामयाब होते हैं, उनको कायल या माइल करने में, या वो इनको कायल या माइल करने में कामयाब होते हैं। अब ये बात आगे चल, इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से हमने कई दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी कहा था कि खुफिया जो पैगाम रसानी हो रही है वो पकड़ी जा रही हैं और बार बार हो रही हैं कि पीटीआई से नहीं, वो पुरानी बातें, पुराने राब्तों को छोड़े। मैं तो इंतखाबी नताज के बाद की बात कर रहा हूँ, वो तो पुरानी चीजें हो गई। सही है। इंतखाबी नताज के बाद जो है ना, ये सिग्नल और मिस कॉलें जो चल रही हैं और पैगाम रसानी हो रही है, अब शेर अफजल मरवत जो है उसने भी उसकी तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी जो है उसने तरदीद करके उसकी और तस्दीक कर दी है। उन्होंने ये कहा कल हमारी शेर अफजल से बात नहीं हुई, इसका मतलब है परसों आपकी हुई होगी शेर अफजल, ये शेर अफजल के अलावा, और कल आपकी शेर अफजल के अलावा किसी और से भी बात हुई होगी। उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया। मौलाना साहब जो है एक और बड़ी उन्होंने बात की। मौलाना साहब को जब ये कहा गया कि जनाब पीटीआई के हवाले से, उनके मैंडेट के हवाले से, तो आप जो बात, और आपकी तो बहुत रिजर्वेशन और तफजात और सारी चीजें हैं, तो उन्होंने कहा दिल और दिमाग जो है ना वो हमारे अलहदा है, लेकिन ये जल्द ठीक हो जाएगा मामला। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस्मों का लड़ाई नहीं है, ये ज़हनी लड़ाई है। हाँ जी, ज़हनी लड़ाई है। दिलों की या जिस्मों की बजाय ज़हनी लड़ाई है, और ये ठीक हो जाएगा, ऐसे भी कहा गालिबन उन्होंने। उन्होंने कहा ये जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह करे ठीक हो जाए, अल्लाह करे ठीक, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। और साथ उन्होंने एक एग्जांपल दी कि क्या कोई अगर ये कहे कि अल्लाह एक है तो दूसरा क्या जवाब देगा? यही जवाब देगा ना, वो अल्लाह एक है। तो इशारे से वो भी बता दिया कि पीटीआई और हम एक पेज पे हैं, कि यानी जो हम कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, तो बात तो जो दिलचस्प सूरत है। कल साहब यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना, वापस आते हैं, यहीं से बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का अगला लाए अमल क्या है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना आ गया, और देर आए दुरुस्त आए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इंतखाबात 8 फरवरी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ उनको दावत देता हूँ, वो आएँ, अपोजिशन में बैठें, जिसका मैंडेट है उसको ही जाना चाहिए। उन्होंने बाद नज़र में इमरान खान के बारे में कहा कि उनका ये मैंडेट है, उनको मिलना चाहिए, इमरान खान को गवर्नमेंट बनानी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ जो एक जाली तरीके से बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। जिनके इसके हवाले से बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सोए हुए कारकुनान को जगाया गया और उन्हें इलेक्शन जितवा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तलिफ तरह की आरा भी पेश की हैं, शिकायतें भी की हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर गैर जानिबदार है तो हम किसी सूरत भी इंतखाबात को तस्लीम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इलेक्शन जो है वो मुनसफाना तरीके से हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और इमरान खान के बारे में खुलकर बयानबाजी की है। मौलाना फजलुर रहमान क्या तरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने के ख्वाह हैं, या फिर सदारती जो सीट है ऐवान सदर में जाने के ख्वाह हैं? ये भी एक आम पॉइंट है। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेलिंग की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि अगर आप मुझे ऐवान सदर तक नहीं पहुंचा सकते तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इमरान खान और
तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार करते हुए ऐवान सदर का रास्ता अपना सकता हूँ। एक ये भी ऑप्शन हमारे सामने आता है। दूसरा, अगर मौलाना फजल रहमान के हवाले से अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर देती है, तहरीक इंसाफ कोई ऑफर करती है, तो मौलाना फजल रहमान किस हद तक दिलचस्पी का इजहार कर सकती हैं? दो सवालात इस पर बात करेंगे। कल साहब, दो सवालात हमारे सामने आए। एक तो मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि मौलाना साहब को ऐवान सदर के लिए पेशकश कर सकें? और दूसरा एक ट्वीट भी सामने आया हामिद मीर साहब का, सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक बात की है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी मजलिस आमला इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। मरकज़ी मजलिस आमला ने मरकज़ी जनरल कौंसिल से सिफारिश की है फौरी तौर पर इजलास बुलाकर फैसला करें कि पार्लिमानी सियासत की जाए या नहीं। अरबाब इख्तियारात सोचें कि मुल्क की एक अहम जमात किस तरफ जा रही है। और आपने इस हवाले से भी एक तज्जिया पेश किया सोशल मीडिया अपने अकाउंट पे कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के बाद दूसरा ऑप्शन सदारती तर्ज हुकूमत है। और मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत PDM के तमाम जमातों की सियासी मौत के मुतरादिफ है, क्योंकि सदर के उम्मीदवार पर बानी चेयरमैन PTI के मुकाबले में दूर दूर तक इन पार्टियों को कोई उम्मीदवार तक नहीं मिलेगा। क्या समझते हैं, सिचुएशन क्या बन रही है? देखिए, आज का दिन मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के नाम है। हाँ, ये जो हैप्पी वैलेंटाइन डे के हवाले से तमाम जो फूल और गुलदस्ते और मोहब्बतें जो है ना, ये मौलाना फजल रहमान साहब के नाम जाती हैं। ठीक है। और कम अज़ कम PTI वालों को तो उनको जितनी भी मेरा ख्याल है आज जो सारी पिछली जो चीज़ें हैं ना, बाजी की जो नफ़रतें हैं वो भूल कर आज उनको भी इस चीज़ पर फूल उनको पेश करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फूल उन्होंने बरसाए हैं, गुलपाशी की है PTI के साथ हमदर्दी के हवाले से, कुछ ज़ुबानी जुमलों के ज़रिए और कुछ क्लैरिटी के साथ, और जिस तरह बिजलियाँ गिराई हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम PDM की, MQM वगैरह की जमातों के ऊपर, कि मेरा ख्याल है आज वो सारे भी जो है वो सर जोड़कर बैठने पर मजबूर हैं और उनकी नींदें उन्होंने हराम कर दी हैं। और अब देखते हैं कि मौलाना साहब जो है, आपको पता है माशाल्लाह मौलाना साहब जो है फिज़िकली तो मतलब माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन उनका कद काट सियासत के हवाले से और हिसाब मुताबिक जुस्सा हमेशा उन्होंने अपने सीटों के इलाज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मांगते भी हैं और उनको मिल भी जाती हैं। अब देखते ये हैं कि किस तरफ से मिलती हैं और कौन दे सकता है और कौन इस पोजीशन में है, और मौलाना साहब के हवाले से क्या वो पहले लॉन्ग मार्च या दूसरे लॉन्ग मार्च की तरह से वो फिर इस्तेमाल हो जाएंगे या टिशू की तरह, या कि उनको भी कुछ मिलेगा या मिलता नजर आएगा, या वो इसी तनख्वाह पर काम करेंगे कि वो बज़ाहिर तो कहेंगे कि मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ, लेकिन अंदर अंदर से वो कहते हैं खाई जाओ तू रौला पाई जाओ। तो ज्यादातर चांस तो इस चीज की है। मेरी बात जरा समझे। एक बड़ा अहम बयान सामने है, मौलाना फजल रहमान का निजी TV चैनल से गुफ्तगू कर रहे थे वैसे कुछ ही देर पहले। वो कहते हैं जो इलेक्शन हुए पिछले इलेक्शन से बढ़कर जो हुआ उससे कैसे मान लें, जिस पार्लियामेंट पर छाप लग जाए कि ये धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट है तो इसका क्या असर रह गया। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, किसी के नौकर नहीं। जमहूरियत का मुकदमा इस वक्त हम हार रहे हैं, पार्लियामेंट अपनी कदर खो रहा है जैसे अदालतें खो चुकी हैं। ये मुझे ये बताया कि जो PDM प्लस की हुकूमत है उसके पास किस अवाम ने उसको मैंडेट के इंतखाबात के जरिए उसको दिया था मैंडेट, 2018 में उनको मैंडेट दिया था कि आप वज़ीर आज़म और हुकूमत बनाएं। वो तो 5 साल मौलाना साहब चाहते क्या है? मौलाना साहब तो बहुत कुछ चाहते हैं, मैंने बता तो दी कि लंबी फरिश्त तो बता दी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान उनको दे दिया जाए, गवर्नर भी इवन के उनको दे दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ शेयर उनको दे दिया जाए, उसके बाद सदर उनको बना दिया जाए, और इसके अलावा मेरे ख्याल उनके पास कोई MNA की सीटें जितनी हैं वो सारी वजारतें उनको दे दी जाए। तो लिहाजा मौलाना साहब चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन मिलेगा एक हद तक। और दूसरी बात यह है कि क्या देने की पोजीशन में कौन है। ना तो इस वक्त पीपल्स पार्टी उनको देने की कुछ पोजीशन में है, ना नून लीग जो है वो जगह जगह बेचारे जो है वो बेकारियों की तरह कासा उन्होंने हाथ में कशकोल उठाया कि सीटें डाल दो, 2 सीटें डाल दो, 1 सीट डाल दो, इस तरह उन्होंने बेकारियों की तरह जिस तरह खैर लेने के लिए अब वो सीटों की भीख लेने के लिए जगह जगह दर, कभी चौधरी शुजात के दरवाजे पे वो पहुँचते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पे पहुँचते हैं, कभी MQM को बुलाते, तो कासा हाथ में पकड़ा हुआ। पहले कर्जा लेने के लिए वो PDM की हुकूमत जो थी तो वो मुल्कों फिरते थे, अब वो जो है अपने उसमें कासे के अंदर जो कशकोल के अंदर जो है वो सीटें लेने के लिए सूबाई और कौमी असम्बली की जो है वो दर बदर की जो है मारे फिर रहे हैं। तो मामला ये है, और आगे से कोई खैर डाल रहा है और कोई, अभी देखे ना इजाजुल हक साहब भी दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, एक तरफ उधर सिग्नल मार रहे हैं, मैं कल बताया था आपको कि PTI को तरले मार रहे हैं, तरले मिन्नतें कर रहे हैं
मिन्नतें कर रहे हैं खुफिया डर डर के। वैसे इदारों की बजाय ना अपने तौर पर समझते हैं कि इदारों की नज़र में नहीं है चीज़ें, उनके साथ सिग्नल मार रहे हैं कि आप MWM की बजाय PMLZ की सीट तो आ गई है, जालसाजी से आई है, वो मुझे पता है सारा कि कितनी ज्यादा फर्क है बसरा का और आपका। लेकिन बहरहाल आपने जिनके पाँव में पड़ के वो सीट ली है, जिस तरह ली है, वो भी हमें पता है, बहुत सारी चीजें एविडेंस है। लेकिन बहरहाल वो उधर से सिग्नल मार रहे हैं, एक तरफ सीटें किसी के पाँव पे पड़ के ले रहे हैं, सिग्नल उधर मार रहे हैं, और उधर से जब जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आया, PTI की तरफ से, तो फिर इधर चौधरी शुजात की तरफ आ गए। और साथ जी हम पार्टी में, वो भी पार्टी आपकी वन मैन शो, जुमा टांगे की सवारियां नहीं है आपके पास, एक आप बंदे हो, कौन सी आपकी मजलिस आमला है? PMLZ जो है वो किधर एग्जिस्ट करती है, कौन से उसके है? कितने लोग आपने सूबाई असम्बलियों पे खड़े किए हैं मुल्क भर में, कितने आपने कौमी असम्बली पे खड़े किए हैं, कितने आपके मुंतखब हुए? आप तो कौंसलर नहीं बन सकती आपकी पार्टी का बंदा, आपको जिस तरह भीख में सीट मिली। तो इधर 24 हम फैसला करेंगे, हम मुल्क के वसीतर और देखेंगे। अभी हमने फैसला सिर्फ ये है कि अपना ताव भाव वो भी बढ़ा रहे हैं। एक बंदे ने मुल्क का फैसला करना है। कल साहब वो अब उनकी इतना भी वजन ना तोड़े, उनकी एक पार्टी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जिसको कहते थे ना तजर्बाकार अनाड़ी खिलाड़ी, वो अनाड़ी खिलाड़ी ने तजर्बाकार सीनियर खिलाड़ी जो है अंदर बैठकर उससे बल्ले का निशान आपने छीना, उसके इंतखाबी निशान जो है वो उनके उम्मीदवार अपने को लोगों को नहीं बता सकते थे, कंपेन नहीं कर सकते थे, मुकदमे किए गए, बड़े खिलाड़ियों को मेजोरिटी तोड़ ली गई, जो बाकी बचे थे उनको जेलों में भेज दिया, बाकी को मुकदमे और गिरफ्तारियां और इश्तिहारी और गैरेज में चले गए, जो बचे थे उनको भी नाहल करते रहे और कंपेन कर नहीं सके। आपने फॉर्म 45 जो है उसके बरक्स 47 किए, 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार के बैलेट पेपर नून लीग के उम्मीदवारों को पंजाब में कौमी सूबाई को ज़्यादा कौमी को दिए, कुछ सूबाई को पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों में, इस तरह MQM को, वो सारे भी कर लिए। उसके बावजूद फॉर्म 45 और 47 जो है उसके अंदर फिर भी डिफरेंस आ गया, इतनी ज़्यादा लोगों ने वोट दे दिया। अच्छा सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपने सारे कार्ड भी शो कर दिए, इकट्ठे भी हो गए। उस बंदे ने अभी एक कार्ड सिर्फ शो उसका हुआ है, वो भी आधा, जो 8 फरवरी का कार्ड है, जो कि वोट की ताकत से अवाम ने उसकी बात को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम मुहिब वतन है, गयूर है, खुद मुख्तार है, और वो कौम जो है वो किसी भी साजिश या मुदाखलत या किसी को जुर्रत या कंप्रोमाइज़ उस पर नहीं करेगी, और जो भी इस तरह का उनका जो मुंतखब नुमाइंदा है उसको हटाने की कोशिश करेगी और अपने बेकारियों गुलामों को लाने की या मुसल्लत करने की कोशिश करेगी अकलियत के बावजूद अक्सरियत पर। तो उनके साथ फिर ये इबरतनाक अंजाम होगा। तो अब सूरत हाल अब ये देख लीजिएगा कि यही लोग कि वो नहीं मान रहा, वो ये जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब होते ना, तो इनके ये कहना था हमारे मुकदमे खत्म करो, हमें फौरन जेल से निकाल लो, ठीक है, हमें हुकूमत दो, हमें करप्शन की इजाजत दी जाओ। वो तो ये कहता ही नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, वो कहता जो अदालतें फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। अच्छा फिर वो ये नहीं कहता कि मुझे बनी गाला शिफ्ट करो, उसकी इनके एहलिया ने दरखास्त दे रखी है कि मुझे जडियाला जेल में, वो तो हाई कोर्ट अब फैसला नहीं कर रही, वो तो कह रहे बंदा, यानी ये इस तरह कभी हुआ मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, यानी जो बंदा जिसको सहूलतें मिल रही है वो कह रहे मैं नहीं लेना चाहता, आप जबरदस्ती उसको सहूलतें दे रहे। यहाँ तो सहूलतें मांगी जाती थी, मेडिकल झूठे बनवाए जाते थे बाहर, और इधर पाकिस्तान अस्पतालों में जाते। अब वो बंदा उसका एक कार्ड, यानी एक कार्ड है फॉर्म जो रिजल्ट है जिसमें कौमी और सूबाई और KP के पंजाब में और जिस तरह उसने स्वीप किया है अक्सरियत से आया है, वो अभी आधा कार्ड है, पूरा कार्ड उसका शो नहीं अभी हुआ, जो रुके हुए रिजल्ट और जो 2 नंबरी धंधे किए हुए हैं। इन्होंने सारे कार्ड अपने खेल किए, सारे पिट गए। अब उसका जो आपने कहा ना प्लान B-C, अभी तो प्लान उसका A भी पूरा नहीं सामने आ रहा, अभी B-C तो बड़ी दूर की बात है। तो मैच अभी शुरू नहीं हुआ तो ये खिलाड़ी हलकान हो गए, और वो जो है वो आराम से नेट प्रैक्टिस कर रहा था। वो जो कहता था इनको रुलाऊंगा तो रो पड़े, रुला भी रहा है। एक होता है रुलाना आंखों से, एक होता है सड़कों में गलियों में बाजारों में खाक छानना, रुलाना, ये भी हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखें कि अभी B प्लान या C तो बड़ी दूर की बात है ना, अभी तो पूरा A प्लान भी अभी नहीं खुल रहा। और दूसरी तरफ प्लान A क्या था, जिसका सिर्फ शहबाज शरीफ को पता था कि माइनस नवाज शरीफ उसकी कैबिनेट आउट। ये प्लान का शहबाज शरीफ के अलावा किन को पता था, वो सिर्फ शहबाज शरीफ का भी मैं नाम बता रहा हूं, बाकी उनसे भाई साहब पूछ रहे नवाज शरीफ साहब, पता नहीं आप बताते कि नहीं। दूसरी बात प्लान B क्या है, दूसरा प्लान भी सुन लेना। प्लान B जो है, मरियम साहब वज़ीर आज़म बनती हैं, वज़ीर आला नहीं बनती, कितनी देर के लिए बनेगी, कब चलेगा मामला, कंपनी ये कितनी उम्र चलती है, ये प्लान B का शहबाज शरीफ को भी नहीं पता। सही है। अच्छा उसके बाद प्लान C क्या है,
वो एक और प्लान है। अब मामला ये इधर के प्लान हुकूमती प्लान है, जो हुकूमत को नहीं पता प्लान क्या चल रहे हैं, और अपने शेड्यूल के मुताबिक मरलावार टाइम के मुताबिक, जिस तरह पहला प्लान था कि नवाज आउट, कैबिनेट आउट उसकी, वो आपके सामने है। शहबाज शरीफ को इसको पता था प्लान का, मैं ये बता दूं। अब प्लान बी का शहबाज को नहीं पता, प्लान बी का शहबाज को नहीं, सॉरी, प्लान बी का भी शायद उसको पता हो, लेकिन मरियम साहबा को नहीं पता प्लान बी का, ना नवाज शरीफ को पता है। अब आप बात आपको थोड़ी सी आधी समझ आ गई होगी, आगे इसको ना खोलें। और उसके बाद प्लान सी क्या, वो अपने टाइम के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक मरलावार आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप बताएं कि ये बंदा, ये पाकिस्तानी कौम को इसका क्रेडिट जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी को जाता है, कि जिन्होंने अमेरिका जैसे या दीगर मुल्कों को, ताकतों को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम जो है, कौम जो है, वो गयूर अवाम है, बहादुर है, दलेर है, और ख़ुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, किसी की साजिश मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक वक्त वो आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि यही अमरीकी सफ़ीर, यही ताकतें बानी चेयरमैन पीटीआई के पास जाएंगी, कानों को ऐसे हाथ लगाएंगी, ऐसे हाथ जोड़ेंगी, नाक की ऐसे लकीरें निकालेंगी और कहेंगी हमारे बाप और दादा और हमारी पुश्तों की, हमारी हुकूमतों की, हमारी अवाम की तरफ से तौबा और माफ़ी आप कबूल करें। कभी हम आपके या आपके मैंडेट को या आपकी कौम को पंगा नहीं करेंगे। अभी तक वो इनको बनाने के लिए ये, लेकिन उनको भी नताज का पता है। लेकिन ये टाइम अब कब आता है, ये महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, लेकिन ये वक्त आप देखेंगे कि ये इस हद तक मामला जाएगा। अभी तक माइनस इमरान खान की बात चल रही है ना, और हुकूमत बनानी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जिन्होंने बनानी है हुकूमत, उनके पास बंदे नहीं है, पूरे बंदे नहीं। आप फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं, पीपल पार्टी अलहदा बैठी हुई है, गंद का टुकड़ा इनके सर पे है, और एमक्यूएम का भी सुन लिया, अगला सुन लीजिएगा, वो भी कहीं ना इधर एक नई खड़ा कर दे। तो मामला ये है कि अभी पॉकेट्स हैं, डिफरेंट चीजें, आजाद अलहदा है। तो ये 2-2 4-4 मरियम साहबा को मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ को मिल रहे हैं, जो कि 2 आजाद, एक एमपी आ गया, ये एक। अच्छा, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि घोड़ों की मंडी तो सज चुकी है जाती उम्रा में। अभी कुछ ही देर पहले सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन महमूद कादर नहीं पता, बदकिस्मती है ये, आप बताइए। बदकिस्मती ये है कि अब देखें ना, इंसान और पब्लिक के मुंतखब करदा नुमाइंदे रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, जिनके पास लाखों लोगों का वोट लेके आते हैं। अब उनके बारे में जब हम ये बात करते हैं कि घोड़ों की मंडी लग गई है, एक अशरफुल मुखलकात इंसान है, और एक जो पब्लिक मुंतखब, जो अवामी नुमाइंदा लाखों वोट लेकर आता है, अगर अपने आप को वो घोड़े से तशबीह दिलवाता है या लोटे से तशरीफ दिलवाता है, तो इसमें फिर जुल्म की इंतहा नहीं है, ज्यादती की इंतहा नहीं है। तो अब आप गुस्से में कर्नल साहब क्या करें, ये भी बता देना। आप बता दें कि 4-5 आज सुना मिले हैं, 5 आज मिले हैं, और 4 आजाद उम्मीदवार जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके। मैंने क्या कहा था, पंजाब तो, मैंने आपको क्या कहा था, निकल गया। मैंने कहा था ना कि इस्तेकाम पाकिस्तानी पार्टी को भी माले गनीमत से कुछ हिस्सा मिलेगा। तो वजारत आला की दौड़ में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं, वो वजारत आला की दौड़ में। तो मरियम नवाज तो फिर मैदान सजाई बैठी है, वो तो कितनी देर के लिए सजता है मैदान या नहीं सजता, वो तो फिर अलीम खान का क्या करना है यहाँ पे? अलीम खान वफाकी हुकूमत में चले जाएंगे, तो पंजाब में फिर कोई इस्तेकाम पाकिस्तान, पंजाब में वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पर करेंगे, मांगेंगे अपना शेयर हर जगह पे। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं वफाक के अंदर कल साहब अगर अपोजिशन में चली गई जमीयत उलमा इस्लाम और साथ पीपल्स पार्टी भी सरप्राइज दे देती है, तो वफाक में तो मुस्लिम लीग खुद नहीं है, तो वो दूसरों को वजारतें कैसे देगी? ये सवाल है मेरा। देखिए, फिर क्या करेंगे? नून लीग जो है उसके पास तो उतना नंबर ही नहीं है हुकूमत बनाने के। और अगर तरीके इंसाफ वफाक में आ जाती है तो मरीम साहबा पंजाब में सर्वाइव कैसे करेंगी? ये भी मैंने कल ही बता दिया था, वो तो मैंने कल ही बता दिया था कि पंजाब में नून लीग हुकूमत नहीं बना पाती वफाक में, तो पंजाब में उसको हुकूमत कौन बनाने देगा? तो आप ये समझते हैं कि बड़े मियाँ का चौथी दफा का वजीर आजम बनने का भी ख्वाब चकनाचूर, छोटे मियाँ साहब का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर, और मरियम नवाज साहिबा वो पहली दफा वजीर आला बनने के लिए बड़ी तैयार भी हैं। अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो उम्मीदवार हैं सिर्फ, वो वजीर आला बनी नहीं है। तो प्रोटोकॉल तो वही मिल रहा है ना जो बना दिया गया। छोड़ दे प्रोटोकॉल देने वालों को, छोड़ दे। प्रोटोकॉल तो नवाज शरीफ साहब को भी दे के भेजा गया था, यहाँ पे भी सलूट लगे थे और वहां से भी रेड कार्ड पर। अच्छा मियां साहब, क्या ये जो प्रोटोकॉल देने वालों को एक सवाल ले लें चाहिए ना, हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाह रहे होंगे, क्या मियां साहब इस बदतरीन शिकस्त के बाद, जहां लग रहा है कि छोटे मियां ने उनके साथ फ्रॉड किया या दगा किया होगा शायद, तो क्या बड़े मियां साहब आइंदा दोबारा किसी इंतखाबात में सियासत में नजर आएंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, घर का बेती लंका टाए,
मेरी अगर ट्विटर टाइमलाइन पे बताएं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब को किसने हरवाया और नवाज शरीफ साहब के जो पूरी कैबिनेट मुजवजा थी उनको किसने हरवाया। बाकियों को अगर बैलेट पेपर की कॉपियां दी गई थी, एमएनए को, नून लीग के को जो उम्मीदवार थे और कुछ एमपीए को और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वालों को, तो इन मखसूस लोग जो है इनको कॉपीज वो क्यों नहीं बैलेट। वैसे विक्ट्री स्पीच में बड़ी चीज है, विक्ट्री स्पीच में जो चेहरा है शहबाज शरीफ का, आधा जवाब तो वो नहीं दे रहा। वो क्यों दे रहा था कि उन्होंने कहा कि इतने कुछ मैंने करके तो ये फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने बैठे हैं। हाँ। वो इसलिए मुंह पे हवाइयां उड़ी थी कि मैंने सारा बंदोबस्त तो कर लिया है। हाँ। माइनस नवाज शरीफ और उनकी पूरी कैबिनेट का। हाँ। तो ये फिर किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ या मुझे मैंडेट है, ये सारी कहानी। हाँ। बात समझ रहे हैं, वो इस बात पे परेशान हो गए थे। उनकी हवाइयां इसलिए उड़ी हुई थी कि ये क्या हो गया। हाँ, कि हमने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया कि मानसरा से हराने वाला, अब वेबसाइट पे सबसे पहले वो हमने करवा दिया अपलोड। हाँ। इधर से रौला डलवा दिया कि ये 130 का, और किसी रौला लाहौर के हल्के का नहीं डाला, यहाँ से आरओ का और ये सारा कहानी बना के तो इधर से भी डाल दिया। पहले लीक कर दी बात है, जिन्होंने करनी थी वारदात साथ लीक भी कर दी। सही है। और साथ उन्होंने कहा उसके बावजूद ये तो फिर भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने बैठे हैं, तो वो इसलिए उनकी हवाइयां उड़ी हुई। कल सब बात तो वही होगी, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों फंसवाया, मुझे लंदन से क्यों बुलाया। तो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी के वाले से कल भी बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा उसको सच कर दिखाया। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद कहते नजर आएंगे कि मुझे लंदन से, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों फंसाया, मुझे क्यों मरवाया, मुझे क्यों हरवाया। ठीक है। और अब पाकिस्तान जो है वहाँ पे ये रहते हैं या बाहर जाते हैं, सिर्फ ये है कि वो इंतज़ार करेंगे कि अगर तो हुकूमत उनको लगा ज़रा भी कि हुकूमत नून लीग नहीं बना पा रही, तो मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ, मुझे कुछ ज़राए से मिली है कि लंदन के हवाले से जो उनके करीबी ज़राए या इधर उधर के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि खबरें या इस तरह की वहाँ पे चीज़ें आ रही कि शायद मियाँ साहब लंदन किसी वक्त भी पहुँच सकते हैं। बंदोबस्त वैसे नाज़रीन के सामने खोल के रख दें, वो कौन है जिसने चौथी दफ़ा मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया? वो मियाँ साहब को, अगर नासिर भट्ट साहब आज रोना रो रहे थे, ठीक है, वो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब रोना रो रहे हैं, उसके बाद वो बता भी रहे हैं मियाँ साहब जवेल लतीफ़ साहब, तो उनसे पूछ लें जिनको नई कापियां मिली थी और जिनको कहा था कि आपके पास कोई खबर है इस सवाल? देखें, अगर मियाँ जवेल लतीफ़ साहब के, वो खुद कह रहे हैं ना कि मुझे आए थे और उन्होंने कहा जी आपके ऊपर क्रास है, तो ये क्रास कौन लगा रहा था और कौन लगवा रहा था, तो इसके फिर सहूलतकार या इसके पुष्ट पनाई कौन कर रहा था, इसका बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी तो शहबाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ माइनस होते हैं तो देन मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं ना वज़ीर आज़म, और अगर नवाज शरीफ मैदान में होंगे तो फिर उनकी तो नाम कुरान नहीं निकलेगा। और अगर नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है और उनके सारे बंदे भी आ जाते हैं, उन्हीं की कैबिनेट के 10-12 वही लोग के बरजीज तैर, उसके बाद मोहसिन शाह नवाज रांझा जो मरियम साहब और नवाज शरीफ के कैंपे, या राना सनाउल्लाह, या मुझे बड़ा अफसोस हुआ जवेद लतीफ़ या खुरम दस्तगीर खान या इस तरह के बाबर शेर अली वगैरह सारे उनके जो रिश्तेदार भी बन के हैं, तो फिर जाहिर बात है शहबाज शरीफ का तो फिर वज़ीर आज़म वाला बनने वाला। आखिर पे थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वोट की इज्जत दो का नारा लगाने वाले, उन्होंने वोट को क्या इज्जत दी कि तरीके इंसाफ के इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले, कैदी नंबर 804 का लेबल लगा के पोस्टर्स पे वोट लेने वाले मरीम नवाज की जो बैठक में बैठे और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो वोट को इज्जत देने वाले नारे थे वो कहा गए। शहबाज शरीफ की बात वो मान लें, वो कहते हैं कि वोट को तो इलेक्शन की कैंपेन से बहुत पहले ही दफन हो चुके थे ना। वोट को इज्जत दो वाले तो बात जो है वो तो खत्म हो चुकी थी। वो पीडीएम प्लस हुकूमत ही वोट को बेइज्जत करो वाली हुकूमत थी ना, यानी वोट को तजलील करो। पीडीएम की हुकूमत इस चीज की यानी प्रूफ था, उसका सबूत था कि वोटों के जरिए 5 साल के लिए पीटीआई को मैंडेट मिला था, लेकिन उस हुकूमत को घर चलता किया और उसके बाद वो जिनके पास मैंडेट नहीं था उन्होंने हुकूमत की और उसका फिर नतीजा भी आप देख लिया। अब फिर वही चीज़ एपिसोड रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, सुन ले, ये नहीं चलेगी। हाँ, आप चला लें 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि जो आप ये जो पीटीआई, जो पीएमएलएन है या जो पीपल्स पार्टी है, ये फिर किस्सा पारी ना हो जाएंगी, ये दूसरे तीसरे नंबरों वाली जमातों में भी नहीं आएंगी और पीटीआई को 2 तारीख सीरियस से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर वो कहेंगे ना रोक सको तो रोक लो। तो लिहाजा बात ये है कि अभी भी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए जो भी नतीजा। और ये एक बात भी आप लिख लें कि जो जालसाजी हो चुकी है ना, जो 45-7 फॉर्म भर चुके हैं, वो सही गलत है, जो सबको पता है,
वो जो बन गए हैं ना वो रिवर्स नहीं होंगे। वो कहानियां जो 45 वाले फार्म है ना, उनको आप लेके फिरते रहे, आपने चक्कर काटते रहे, आलू छोले उन पे खाते रहे, जो मर्जी है, रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन गए। फार्म 45 जो वारदात डलनी थी वो डल गई। फार्म 45 नहीं है, ये असल में अवाम का मैंडेट है खैल साहब। फार्म 45 का और एक इसके अंदर और वारदात, क्या आने वाले वक्त में इन आलू छोलों को हजम कर पाएंगे? देखिए अहम इसके अंदर जो सारी चीज है, किसी को अभी पीटीआई को भी इस चीज का नहीं पता। जो फार्म 40 के नतायज है ना, वो नतायज ठीक नहीं है। वो भी 47 के तो है ही ब्लेंडर ना, वो तो जमीन आसमान का फर्क है। सही है। 45 के नतायज जो है पीटीआई वालों को, यही मासूमों को नहीं पता, भोले काकों को, कि उसके अंदर अगर 1 लाख वोट आपके उम्मीदवार को पड़ा है और दूसरे को 45 के मुताबिक अगर 75,000 पड़ा है ना, तो एक्चुअली आपको तो जो 75,000 की बजाय 75,000 ही चले आपको पड़ गया, लेकिन उनको 1 लाख की बजाय टोटल 30,000 वोट पड़े थे। वो जो 40-50,000 है या जो 75,000 वोट है, वो बैलेट पेपर की कापियां डाली गई है मुताबिक हर पोलिंग के ऊपर जो दी गई थी कितनी कितनी वहां पे उनकी, ताकि ज्यादा तादाद से ना हो जाए ना कहीं। अगर 3,000 वहां पे बैलेट पेपर पोलिंग की गिनती है या टोटल वोट है, तो वहां पे 5,000 तो नहीं डालेंगे ना। वहां पे जितने डलेंगे उसके बाद जितने रह गए थोड़ा बहुत टर्नआउट के हिसाब से वहां पे वो शेयर को डाल दिए, इस तरह उधर डाल दी। इस तरह पीपल्स पार्टी को वहां पे सिंध में कुछ मखसूस सीटों पर, कराची में, या इस तरह एमक्यूएम को डाल दी। उसके बाद फार्म 45 बना है ना डब्बों से जो वोट। लेकिन कल सब फार्म 45 पे आप उसके बावजूद भी इतने पैंचर लगाने के बावजूद भी एक्सीडेंट से फिर पीटीआई के मैच याफ्ता जीत गए। अब ये बात है 19-20 का फर्क हो तो समझ में आता है। जब लीड ही 10,000 की हो, 15,000 की हो, तो कैसे कर सकते हैं? 15,000 की लीड यहाँ पे तो 70-70, 80-80 हजार की लीड्स को दूसरों को जो है एक अगर 70-80-90,000 या 1.5 लाख है ना पीटीआई का, तो उसकी बजाय जो दूसरे का वोट अगर कोई 30,000 भी है ना, तो कोशिश की गई है कि मैं उसी जगह पे खड़ा हूं। फार्म 45 आधा रिजल्ट उसमें रिफ्लेक्ट होता है, उससे डबल नंबर पड़ा है पीटीआई को। फार्म 45 पर आप कह रहे हैं कि आलू चने खा ले, आलू चने फार्म 45 पे खाते हैं, तो फार्म 45 जो मैंडेट किस तरह इस्तेमाल करें? बहरहाल इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात होती रहेगी। यहाँ पे प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।